हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल और फिट एंड फाइन। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 10th हिंदी स्पेशल का पद्य साहित्य का विकास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। मतलब ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हिंदी साहित्य का विकास या प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, सभी ने अलग अलग तिथियां बताई, इस वजह से क्या है, विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। तो कुछ विद्वान 800 ईस्वी के आसपास, तो कुछ 1000 ईस्वी के निकट हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो 800 ईस्वी के आसपास मान रहे हैं और कुछ लोग कितनी 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का विकास या इसका प्रारंभ मान रहे हैं। अतः इसके विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। अतः इसके विषय में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका विकास इसी समय हुआ था। ठीक है, विगत 1000 वर्षों के से पूर्व के हिंदी साहित्य को सरलतापूर्वक अध्ययन करने के उद्देश्य से उसे अनेक विद्वानों ने कालखंडों में विभाजित किया है। अनेक विद्वान ऐसे आए जिन्होंने अध्ययन की दृष्टि से, मतलब जिससे आसानी से अध्ययन किया जा सके, इसलिए उन्होंने अलग अलग उसके पार्ट बना लिए। ठीक है, इसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन का श्रेष्ठतम विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य में किया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य, उसमें इस विभाजन का वर्णन किया है। ठीक है, तो कौन कौन से कालों में विभाजित किया गया है, अब ये जानते हैं। ठीक है, पहला है वीर गाथा काल या आदिकाल। क्वेश्चन बनेगा आपका, आदिकाल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? वीर गाथा काल। कब से प्रारंभ हुआ था ये? सन 1993 से 993 से 1318 ईस्वी तक। कब से प्रारंभ हुआ था वीर गाथा काल? 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक वीर गाथा काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना भक्ति काल। भक्ति काल का एक और नाम है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1318 से 1643 ईस्वी। यानी कि जैसे ही वीर गाथा काल की समाप्ति हुई, इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था? भक्ति काल, जिसे एक और किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल के नाम से। ठीक है, और वीर गाथा काल को एक और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग। थर्ड है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल को एक और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्यकाल के। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1643 में। 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल को माना जाता है। ठीक है, चौथा है हमारा गद्यकाल। गद्यकाल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये सन 1843 से आज तक भी लागू है, यानी कि अब तक भी गद्यकाल चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भक्ति साहित्य का विभाजन।
भक्ति जो साहित्य था उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो भक्ति साहित्य का विभाजन दो पार्टों में किया गया है, एक तो निर्गुण, एक सगुण। ठीक है, दो पार्टों में किया गया है, निर्गुण एक सगुण। एक में ईश्वर को मानने वाले और एक में ज्ञान मार्गी शाखा का उपदेश देने वाले। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण जो भक्ति धारा थी उसको भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक ज्ञानार्षी शाखा, ठीक है, जिसके कवि आपको पता होंगे कबीरदास जी थे, एक प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण भक्ति धारा में क्या आएगा, राम भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति धारा को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, और निर्गुण भक्ति धारा को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये तो ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ठीक है, उसी तरह से किसको डिवाइड किया गया है, रीतिकाल को। अब उसको भी देखते हैं हम, रीतिकाल को। रीतिकाल का विभाजन किस प्रकार किया गया है, रीतिकाल का विभाजन किया गया है, एक रीतिबद्ध काल, दूसरा रीति मुक्त काल और तीसरा रीति सिद्ध काल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल या नई कविता। आधुनिक काल या नई कविता। इसमें डिवाइड किया गया है आधुनिक काल को या फिर नई कविता को। भारतेंदु युग, फर्स्ट है भारतेंदु युग, कब से कब तक था, 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु जी का युग चला। ठीक है, फिर उसके बाद शुरुआत हुई द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। कौन सा युग है, द्विवेदी युग। उसके बाद शुरुआत हुई छायावादी युग की, छायावादी युग की, जो 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक छायावादी युग चला। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग 1936 से 1942 ईस्वी तक, 1936 से 1942 ईस्वी तक क्या चला, प्रगतिवाद। ठीक है, उसके बाद शुरुआत हुई प्रयोगवाद एवं नई कविता। प्रयोगवाद एवं नई कविता की शुरुआत हुई सन 1942 ईस्वी से अब तक। ठीक है, प्रयोगवाद एवं नई कविता की शुरुआत कब हुई थी, सन 1942 ईस्वी से अब तक। अब एक एक काल का हम संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, सभी नोट डाउन करते रहिएगा। रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय, भक्ति काल में सूरदास के द्वारा कृष्ण भक्ति व तुलसीदास जी के द्वारा राम भक्ति का उल्लेख किया गया। ये दोनों कौन सी शाखा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के। ठीक है, तुलसीदास और दोनों, एक तो है निर्गुण का और एक है सगुण का। भक्ति काल में सूरदास के द्वारा कृष्ण भक्ति व तुलसीदास द्वारा राम भक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके उपरांत एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ। पहले क्या था, ज्ञानार्षी शाखा चल रही थी। ज्ञानार्षी शाखा में कौन कौन थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण में कवियों का नाम पता है आपको, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के और तुलसीदास जी निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, अब इसके बाद एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ।
इसे ही क्या कहा जाता है, रीति काल अथवा श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। किसे, रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। रीति काव्य वह काव्य है, रीति काव्य वह काव्य है जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर रचा गया है। ठीक है। अर्थात बंधी हुई परंपरा में, किसमें, बंधी हुई परंपरा में इसमें काव्य रचना की गई थी। ठीक है। तो रीति काल में मुक्तक काव्य की परंपरा प्रधान रही है। ठीक है। इसके अलावा इस काल में कवियों ने साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है। अगर आपसे रीतिकाल की विशेषताएं पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की परंपरा प्रधान रही है। ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इस काल में कवियों ने साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। रीति काल में कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलियाँ, छंदों इत्यादि की रचना हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन बने आपका कि रीति काल में किसकी रचना हुई है, या फिर कवित्त, सवैया, दोहा तथा कुंडलियाँ एवं छंदों की रचना किस काल में हुई, तो किस काल में हुई है, रीति काल में। ठीक है। रहीम, वृंद, गिरधर की नीतिपरक रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं हुई। रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं हुई। 3 प्रकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं वो कौन कौन सी है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों ने प्रायः राज्याश्रय प्राप्त किया। ठीक है। अतः इन्होंने आश्रय दाताओं की प्रशंसा करके पुरस्कार प्राप्त करने की प्रबल इनकी आकांक्षा रखी है। तो रीति सिद्ध या रीतिबद्ध कवि थे जो पहले राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो आश्रय था, उनका राजा या महाराजा जो भी हो, उनका जो आश्रय दाता था, उसी की प्रशंसा में उन्होंने उस समय के ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि उस समय जो राजा महाराजा थे उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो उन्होंने प्रशंसा कर दी, लेकिन जो बुरे कर्म भी किए होंगे, उस समय का राजा कैसा था ये हम बिल्कुल नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि उन्होंने उनकी अच्छाइयों को ही लिखा है। ठीक है। चलिए, रीति मुक्त कवियों ने स्वतंत्र भाव से रचना की है। भक्ति काल को जिस प्रकार से स्वर्णयुग कहा गया है। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, भक्ति काल को। किसे कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, कला का काल या श्रृंगार काल कहा जाता है। क्वेश्चन बनेंगे आपके, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, नोट्स करिएगा इसको। रीतिकाल को कला का काल और श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार काल कौन सा काल है, रीतिकाल। ठीक है। और भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है, स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब जो रीतिकाल था उसके जो प्रमुख कवि हुए और उन्होंने उस समय जो रचनाएं की
उन रचनाओं का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। केशवदास। केशवदास, अगर क्वेश्चन आए कि केशवदास किस काल के कवि हैं, तो ये किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। ठीक है। केशवदास द्वारा रची गई रचना है कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन भावनी आदि। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा आपको, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। तो केशव दास द्वारा रची गई रचनाएं हैं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन भावनी आदि। इसके अलावा देव रसविलास, रस रहस्य, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, ये किसके द्वारा रची गई हैं? देव द्वारा। भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। ठीक है। बिहारी द्वारा, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किसके द्वारा रची गई है? बिहारी द्वारा। ठीक है। घनानंद, सुजान, रसखान, विरह लीला, पद्मावत। नेक्स्ट है हमारे आलम, आलम केली। नेक्स्ट है हमारे ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। देखिए ठाकुर जी ने तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक रचना की। ठीक है। उसके बाद चिंतामणि ने काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। मतीराम ने मतीराम, माधुरी रसराज। ठीक है। अब आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे हम। आधुनिक काल को भी 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसमें कौन कौन से? छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय है। आधुनिक काल को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, यानी कि 4 पार्टों में आधुनिक काल को डिवाइड किया गया है। ठीक है। रीतिकाल के बाद काव्य जगत में एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा गया? छायावाद के नाम से जाना गया। छायावादी कवियों ने जीवन की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। प्रेम एवं मानवता की भावना का काव्य के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया। कौन से युग में? छायावादी युग में। छायावादी कवियों ने प्रकृति प्रेमी होने के कारण प्रकृति का मानवीकरण किया। ठीक है। किसमें किया प्रकृति का मानवीकरण? कौन से काल में किया गया? छायावादी काल में। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया? प्रकृति को एक नारी स्वरूप बताया है। ठीक है। उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया, नारी के महिमामय स्वरूप का बखान किया गया। इस युग में गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शनों का व्यापक प्रभाव है। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। ये कौन से कवि हैं? छायावादी कवि। छायावादी क्वेश्चन बनेगा आपका कि 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी
वर्मा इनका प्रमुख स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रगतिवाद में छायावाद के बाद प्रगतिवादी नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। ठीक है, प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, अतः उन्होंने कला को कला के लिए ना कहकर, कला को कला के लिए ना मानकर कला जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया। ये सिद्धांत किसने अपनाया? कला को कला के लिए कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब प्रगतिवादी युग का समय क्या था? प्रगतिवादी युग का समय था 1936 से 1942 तक। 1936 से 1942 तक क्या चला? प्रगतिवादी युग। चलिए आगे चलते हैं। कब से कब तक? 1936 से 1942 तक प्रगतिवादी युग माना गया है। इस युग के प्रमुख कवि हैं, ये किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर निराला, शिवमंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन केदारनाथ। ये किस युग के कवि हैं? ये प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। कौन कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन और भगवती चरण वर्मा। इसके अलावा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल आदि। अब आ जाइए प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद सन 1943 में, नोट करते जाइएगा, प्रगतिवाद के बाद सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के तार सप्तक जो पत्रिका है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तार सप्तक जो रचना है, ये किसके द्वारा रची गई थी? अज्ञे के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। ठीक है, तार सप्तक के प्रकाशन के उपरांत प्रयोगवाद नाम की नई काव्यधारा का जन्म हुआ। किसके उपरांत हुआ? तार सप्तक के प्रकाशन के उपरांत। प्रमुख कवि हैं इसके अज्ञे एवं धर्मवीर भारती, ये इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब आ जाइए नई कविता पर। नई कविता, इन कवियों ने नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नए बिंबों का प्रयोग कर काव्य परंपरा की पुरानी रीतियों से पृथक रचना की। लेकिन इस युग की कविता न होकर अकविता हो गई। लेकिन क्या हुआ? इस युग की कविता न होकर अकविता हो गई। इस युग की कविता न होकर अकविता हो गई। सन 1950 के बाद नई कविता का शुभारंभ हुआ। यह कविता किसी वाद या परंपरा में बंधकर नहीं चली। इस कविता में अति यथार्थपूर्णता वर्णन है। इस कविता में अति यथार्थपूर्णता वर्णन है, लेकिन इस कविता से निराशा ही मिली है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, बाय।